नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है, जो उसका अगला अंश लेकर, जिसका शीर्षक है घरू पढ़ाई। इन दिनों पंडित वेदांत बागीस के लड़के ज्ञान बाबू हमारे घरेलू मास्टर थे। उन्हें जब ये मालूम हो गया कि स्कूल की पढ़ाई की ओर मेरा मन लगना मुश्किल है और इसके लिए कोशिश करना भी बेकार है, तब उन्होंने इस बारे में अपना यत्न करना बंद कर दिया और दूसरे ही रास्ते का सहारा लिया। उन्होंने मुझे कालिदास का कुमार संभव काव्य पढ़ाना शुरू किया और उसे समझाया। इसके बाद मैकबेथ अंग्रेजी काव्य पढ़ाया। पहले तो वे मुझे किताब का भाव बंगला में समझा देते थे, फिर समझाए हुए हिस्से का मुझसे पद्य में अनुवाद कराते थे। जब तक अनुवाद पूरा नहीं होता तब तक वे मुझे अपने कमरे में घेरे रहते थे। इस तरह उन्होंने मुझसे पूरे नाटक का अनुवाद कराया। सौभाग्य से ये अनुवाद कहीं खो गया और अपने उस काम के बोझ से छुट्टी पा ली। हमारी संस्कृत पढ़ाई की प्रगति देखने के लिए हमारी संस्कृत पढ़ाई की प्रगति देखने के लिए भार पंडित राम सर्वस्व को सौंपा गया। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई से नाराज मुझको व्याकरण सिखाने का बेमतलबी काम छोड़ दिया और उसके बदले में हमें शाकुंतल पढ़ाना शुरू किया। एक दिन इन्हें मेरे द्वारा किया हुआ मैकबेथ का पदानुवाद पंडित विद्यासागर को दिखाने की इच्छा हुई और वे मुझे लेकर उनके घर गए। उस समय पंडित विद्यासागर के पास रामकृष्ण मुखर्जी भी आए हुए थे और वहाँ बैठे थे। किताबों से खचाखच भरे हुए उनके कमरे को देखते ही मेरी छाती धड़कने लगी। उनकी गंभीरता देखकर मुझे भी डर लगने लगा, लेकिन साथ ही अपने काव्य के लिए ऐसे पहुँचे हुए श्रोता मिलने का पहला ही मौका होने के कारण मुझे यश की चाहना भी हुई। यहाँ से मैं नया उत्साह पाकर घर को लौटा। रामकृष्ण बाबू ने कुछ विदूषक पात्रों की भाषा व काव्य दूसरे रूपों में करने का ध्यान रखने को आगाह करके अपना समाधान दिया। मेरी इस उम्र में बंगाली साहित्य बहुत ही बाल्य अवस्था में था। उस समय बाँचने लायक जितनी भी किताबें थीं, शायद मैंने सभी पढ़ डाली थी। उस समय केवल बच्चों के पढ़ने लायक कोई अलग से किताबें न थीं। मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के बाँचने में मुझे कोई नुकसान न हुआ। आजकल बच्चों के लिए साहित्य रूपी अमृत में मिलाकर उसकी स्निग्धता कम करने का यत्न किया जाता है। इस तरह के साहित्य में सिर्फ बच्चों के लायक बहुत सी बातों का वर्णन रहता है, लेकिन बच्चा बुद्धिमान प्राणी है। इस बात को नज़र में रखते हुए उनके उपयोग में आने लायक कोई भी बात इस तरह के साहित्य में नहीं होती। बच्चों के लिए साहित्य ऐसा होना चाहिए, उसमें कुछ बातें उनकी समझ में आने लायक हों और कुछ आने लायक ना हों। हमें अपने बचपन में जो किताब मिलती उसे पूरी बाँच डालते थे। उसमें समझ और ना समझ हुआ भाग हमारे विचार में लहर पैदा करता था। बच्चों की ज्ञान शक्ति पर बाहरी ज्ञान शक्ति का असर इसी तरह होता है। बच्चे को किताब की जो बात समझ में आ जाती है वह उसे पचा लेता है, और जो बात उसे समझ में नहीं आती वह उसे एक कदम आगे बढ़ाने में सहायता करती है। दीनबंधु मिश्र के जो लेख छपे उन्हें बाँचने लायक उम्र उस समय मेरी नहीं थी। हमारी एक रिश्तेदार स्त्री उन्हें पढ़ा करती थी। मैं कितना ही कहूँ तो भी वे किताबें मुझे देने की उन्हें इच्छा ही न होती थी। उन्हें वे ताले में बंद करके रखती थीं। उन किताबों को दुर्लभ समझने में मुझे और भी ज़्यादा आग्रह हुआ कि किसी तरह से इन किताबों को पाना और बाँचना चाहिए। एक दिन दोपहरी के वक्त वे ताश खेल रही थीं। साड़ी के पल्ले में चाबी बंधी हुई थी और उनके कंधे पर वह पल्ला पड़ा हुआ था। मैं ताश के खेल में कभी ध्यान नहीं लगाता था। इतना ही नहीं, मुझे इस खेल से नफरत भी थी। लेकिन उस दिन का मेरा बर्ताव मेरे मन के विपरीत था। मैं खेल में लग गया था। जब वे एक दांव जीतने की हड़बड़ में थी, तब मैंने चाबियां उनके पल्ले से खोलना चाहा, लेकिन मैं इस काम में चतुर न था, अतः पकड़ा गया। उन्होंने साड़ी के पल्ले को और चाबियों को अपनी गोदी में रख लिया, फिर खेलने लग गई। मुझे तो ये किताब पढ़ने की धुन थी। मैंने फिर एक तरकीब सोची। उन्हें पान खाने का भी शौक था, अतः मैंने उन्हें पान के बीड़े दिए। उन्हें खाकर वे थूकने को उठी। इस बार उन्होंने अपने पल्ले को फिर से कंधे पर डाल लिया। अब मैंने अपना काम सफाई से किया, उसमें सफल हुआ। उनकी चोरी हो गई और किताबें मैंने पढ़ डाली। जब उन्हें मालूम हुआ तब वे मुझ पर नाराज़ होने लगी, लेकिन कामयाब न हो सकी, क्योंकि उन्हें और मुझे दोनों को ही उस वक्त हंसी आ गई। राजेंद्र लाल
मित्र अनेक विषयों से भरी मासिक पत्रिका निकालते थे। साल के सभी अंकों को इकट्ठा कर उसकी जिल्द बंधा ली गई थी। वह मेरे तीसरे भाई की अलमारी में थी। इसे भी मैंने पा लिया और पढ़ा। इसे बार बार शुरू से आखिर तक पढ़ने से जो मुझे आनंद होता था, उसकी याद मुझे आज भी है। बिस्तर पर चित्त लेट जाता और उस चौकोनी किताब को छाती पर रखकर पढ़ा करता था। उसमें से नॉवेल व्हेल मछली का वर्णन, पहिले के काजियों का न्याय और कृष्ण कुमारी की कहानी आदि पढ़ने में कितनी ही छुट्टियों के दोपहर का समय बिताया है। आजकल इस तरह के मासिक पत्र नहीं निकलते। आजकल मासिक पत्रों में या तो शास्त्रीय चर्चा रहती है या नीरस कहानियाँ या यात्रा वर्णन आदि की रेल पेल। इंग्लैंड में जिस तरह चैम्बर्स, कंसल्स और आम सुलभ ध्येय का दिखावा न कर अनेक विषयों का जिक्र करने वाले मासिक पत्र निकलते हैं, उस तरह के हमारे यहाँ नहीं होते। मैंने अपने बचपन में एक और छोटा सामाजिक पत्र पढ़ा था। उसका नाम था अबोध वॉल्यूम। इसकी जिल्द मुझे अपने सबसे बड़े भाई के संग्रह में मिली। उसे मैंने उन्हीं के पढ़ने के स्थान के दाहिनी ओर जो गच्ची थी, उस दरवाजे की देहरी पर बैठकर कितने ही दिनों तक पढ़ा। बिहारी लाल चक्रवर्ती की कविता से मेरी पहली जानकारी इसी पत्र से हुई। इस समय तक मैंने जितनी कविताएं पढ़ी थी, उन सभी से इसी ने मेरे मन को लुभाया। उनके रस भरे काव्य का सहज स्वर मेरे मन में वन्य संगीत के द्वारा लहरें पैदा करता था। इसी मासिक पत्र में पॉल और वर्जीनिया नाम की किताब का करुण रस भरा अनुवाद पढ़ते पढ़ते कितनी ही बार मेरी आंखों में पानी भर आया। वह अनोखा सागर, उसके किनारे पर हवा के झोंके से लहराते नारियल के झुंड के ऊपर से उतरने का वह दृश्य आदि वर्णन ने कलकत्ते में हमारे घर की उस गच्ची पर मृग तृष्णा पैदा कर दी थी। बंगाली बाल वाचक और रंग बिरंगे रूमाल को सिर पर लपेटे हुए व्यंजनी, इन दोनों में उस शून्य टापू के मार्ग में जो रमणी के प्रेम के खिंचाव की कहानी चल रही थी, वह अनोखी ही थी। इसके बाद जो किताब मैंने पढ़ी वह थी बंकिम बाबू का वंग दर्शन नाम का मासिक पत्र। इस पत्र ने बंगालियों के मन को हिला रखा था। पहले तो नया अंक आने तक बाट जोहना मुश्किल होता था। उसके बाद जब वह आ जाता तब पहले बड़ों के हाथ में जाता और उनके पढ़ लेने के तक मुझे जो बाट देखनी पड़ती थी, वह तो एकदम बर्दाश्त से बाहर थी। आजकल तो इच्छा होने पर जो चंद्रशेखर और विश्व वृक्ष को एक साथ पढ़ सकता है, परंतु वह बहुत समय तक टिकने वाला आनंद अब किसी को नहीं मिल सकता। जबकि हर महीने उत्कंठित रहना पड़ता था। आज आएगा कल आएगा ऐसा इंतज़ार करना पड़ता था। कुछ हिस्सा इस अंक में पढ़ा और कुछ आगे के अंक में। उनका प्रसंग याद रखना पड़ता था और एक बार पढ़ लेने पर भी प्यास न बुझने पर बारंबार पढ़ने की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। शारदा मित्र और अक्षय सरकार ने पुराने कवियों की कविताओं का संकलन पुस्तक माता के रूप में छपवाना शुरू किया था। इस माला के भी हम ग्राहक थे। इस माला की किताबों को हमारे बड़े बूढ़े नियम से नहीं पढ़ते थे, अतः इन्हें पाने में कोई मुश्किल नहीं थी। विद्यापति की मैथिली भाषा अजीब तरह की थी और बड़ी मुश्किल से समझ में आने के कारण ही मेरा मन उस ओर लगा रहता था। मैं इसके संपादकों की टिप्पणियां देखे बिना ही अर्थ लगाने का यत्न किया करता था और बड़ी मुश्किल से समझने वाले तथा संदेह भरे शब्द जितनी बार आते उतनी ही बार मैं उन्हें प्रसंग सहित नोटबुक में लिख लिया करता था। साथ में ग्रामर की विशेष बातें भी मैं अपनी समझ के अनुसार लिख लिया करता था। तो ये था इनका आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।